इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। देखिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बिकम फेमिलियर विद द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1947 कि 1947 के समय पर हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो सिचुएशन है, जो स्टेट है, वो कैसा था। द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के समय पर। अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट लेड टू द अंडर डेवलपमेंट एंड स्टेग्नेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ऐसे फैक्टर्स जिनके कारण हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो अंडर डेवलप्ड थी और स्टेग्नेशन का सामना कर रही थी। स्टेग्नेशन का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जहाँ पे हमारी कार्य करने की गति रुक जाती है, यानी एक ऐसी स्टेट जहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल हो ही ना या फिर बिल्कुल नाम के लिए ग्रोथ हो, उसको बोलते हैं स्टेग्नेशन। ठीक, क्या क्या टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत ही लो था, केवल नाम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था उस समय पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा था और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ये सभी टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक, अब देखिए इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल आने के पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। ब्रिटिश रूल आने के पहले, प्रायर टू ब्रिटिश रूल। प्रायर टू ब्रिटिश रूल द इंडियन इकोनॉमी वॉज अ डेवलप्ड एंड फ्लोरिशिंग इकोनॉमी। ब्रिटिश रूल आने के पहले हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ही डेवलप्ड और फ्लोरिशिंग यानी उभरती हुई इकोनॉमी थी। फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर who visited India during the 17th century। एक फ्रेंच ट्रेवलर था जिसका नाम था बर्नियर, वो इंडिया में विजिट करने आया, घूमने आया। कब? 17th सेंचुरी में। कब आया? डिस्क्राइब इट एज रिचर दैन इजिप्ट, और उसने इंडिया को ऐसे डिस्क्राइब किया कि इंडिया जो है वो इजिप्ट से भी ज़्यादा अमीर कंट्री है। एग्रीकल्चर वॉज वेल डेवलप्ड, उस समय पर एग्रीकल्चर बहुत ही वेल डेवलप था। जो विलेजेस थे वो सभी सेल्फ सफिशिएंट थे, यानी उन्हें किसी दूसरे पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। एंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर अक्लेम्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनाई गई चीज़ें जो हम बनाते थे वो पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस थी। कहाँ फेमस थी? यानी हमारे यहाँ से जो हैंडमेड चीज़ें हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की जाती थी, पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस थी। ठीक, क्या? हैंडीक्राफ्ट्स। क्या चीज़? हैंडीक्राफ्ट्स। अब देखिए इंट्रोडक्शन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू टर्न इंडिया एज सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एज कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, देखो कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है, ब्रिटिशर्स जिस एरिया में रूल करते हैं उसको बोलते हैं कॉलोनी। क्या बोलते हैं? और उस पर जो रूल करते हैं मतलब जितने पार्ट में उनने अपना वो जमाया हुआ है हक, है ना, जितने पार्ट में वो रूल कर रहे हैं वो उनकी कॉलोनी हो जाती है। क्या हो जाती है? और जिस पर वो रूल करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल। तो ब्रिटिशर्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडिया को क्या बनाना? रॉ मटेरियल का सप्लायर। क्या बनाना? एंड फिनिश्ड गुड्स का कंज्यूमर। क्या बनाना? तो जब हम कोई फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे नहीं तो हमारी कंट्री ऑटोमेटिकली कैसी रह जाएगी? अनडेवलप्ड। कैसी रह जाएगी? क्योंकि जो कंट्री फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती है उसको बैकवर्ड इकोनॉमी माना जाता है। क्या माना जाता है? तो हमको इन्होंने पूरी तरीके से सप्लायर बना दिया था रॉ मटेरियल का। हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो ब्रिटेन में जाता था, फिर ब्रिटेन में जो उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई थी वहाँ से फिनिश्ड गुड्स बन के वापस इंडिया में आता था और हम उसी को कंज्यूम करते थे। ठीक, तो जब हम कोई चीज़ बनाएंगे नहीं, बाहर की चीज़ों को कंज्यूम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी वैसे ही क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, अंडर डेवलप्ड रह जाएगी, यानी कि डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक, कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या है? कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज़। कॉलोनियलिज्म का मतलब है किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन होना, ऑफ विच वन इज़ द रूलर एंड अदर इज़ कॉलोनी। जहाँ पे एक रूल करने वाला होता है यानी कि रूलर और दूसरा होता है उसकी
कॉलोनी यानी कि जिस पे वो रूल कर रहे हैं। तो उस समय इंडिया कौन थी? कॉलोनी। और रूलर कौन थे? ब्रिटिशर्स। कौन थे? तो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे। किस समय पर की बात हो रही है? इंडिपेंडेंस के टाइम की। किस समय की बात हो रही? द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली हैज़ पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कॉलोनी बट इट ऑल्सो डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द डोमिनेटेड कंट्री। डोमिनेट का मतलब समझते हो? डोमिनेट का मतलब होता है किसी पर हक जमाना, रूल करना। तो हमारी जो डोमिनेट करता है वो डोमिनेटर है, जो डोमिनेट हो रहा है वो कौन है? डोमिनेटेड कंट्री। यानी हमारी कंट्री पर उस समय वो रूल कर रहे थे। तो जो रूलिंग कंट्री है वो उसका न केवल पॉलिटिकल कंट्रोल होता है हमारी कॉलोनी पर, साथ ही साथ में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो भी कौन डिटरमाइन कर रहा था? ब्रिटिशर्स। कौन डिटरमाइन कर रहा था? वो ना केवल हमारी कंट्री पर रूल कर रहे थे, साथ ही साथ में हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो भी कौन डिटरमाइन कर रहा था? ब्रिटिशर्स। तो वो तो पॉलिसीज़ अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे जिसमें उनका फ़ायदा हो। हमारा फ़ायदा हो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। जिसमें उनका फ़ायदा हो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे। ठीक। In case of India, the unequal relationship between the colony, that is India, and the ruling country, that is Britain, resulted in underdevelopment of India. इंडिया के केस में जो अनइक्वल रिलेशनशिप था किसके बीच में? इंडिया के बीच में और ब्रिटेन के बीच में। इंडिया कौन थी? कॉलोनी। और ब्रिटेन रूलिंग कंट्री जो उसके ऊपर रूल कर रही थी, जिसके कारण इंडिया में क्या हो चुका था? अंडर डेवलपमेंट। हमारी कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड हो चुकी थी। ठीक। ये देखिए ब्रिटिशर्स हैं, देखो परेशान करते थे लोगों को, उनके सामने हाथ जोड़ने पड़ते थे तब खाने को अनाज मिलता था। तो बहुत सारी चीज़ें, एक ज़मींदारी सिस्टम भी हुआ करता था जिसमें ज़मींदार जो है उनको बहुत एक्सप्लॉइट करते थे। ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखिए लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिफोर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल आने के पहले क्या हुआ करता था? इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स। इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, हाथ से बनी चीज़ों के लिए बहुत ही वेल नोन था, बहुत ही फेमस था। कहाँ पे? पूरे वर्ल्ड में। कहाँ पे? पूरे वर्ल्ड में इंडिया से हैंडीक्राफ्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते थे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वो अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी आर्ट के लिए बहुत ही फेमस थे। फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स ETC। तो इंडिया जो है वो वेल नोन था अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी? कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, मेटल, प्रेशियस स्टोन वर्क। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में बनाई जाती थी और एक्सपोर्ट की जाती थी। These products enjoyed a worldwide market. इन प्रोडक्ट्स की वर्ल्ड वाइड मार्केट हुआ करती थी, यानी पूरे विश्व में इन प्रोडक्ट्स को बेचा जाता था, बेस्ड ऑन द रेप्यूटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप सीन इन ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जो भी लोग इंपोर्ट कराते थे उन चीज़ों की जो क्वालिटी है बहुत ही फ़ाइन हुआ करती थी, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसमें फ़ाइन क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जाता था। साथ ही साथ में जो क्राफ्ट्समैनशिप है, जो कला थी, उसके भी बहुत हाई स्टैंडर्ड थे, यानी बहुत नंबर 1 वाली कला वो लोग करते थे। पॉट्स बनाते थे, सुंदर सुंदर हैंडमेड चीज़ें बनाते थे। तो ये सभी चीज़ें लोग अपने यहाँ पे इम्पोर्ट कराया करते थे। वो बहुत ही फेमस थे अपने हैंडमेड चीज़ों के लिए, है ना। तुम लोगों ने देखे होंगे पॉट्स बनाए जाते हैं, सुंदर सुंदर उसमें कारीगरी की जाती है, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। ठीक। तो इंडिया से लोग पूरे वर्ल्ड में उन चीज़ों को इम्पोर्ट कराया करते थे। बट जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने फिनिश्ड गुड्स बनाना ही बंद करवा दिया। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल।
अब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस समय का है? जब ब्रिटिश रूल नहीं आया था, उस समय इंडिया बहुत ही फ्लोरिशिंग इकोनॉमी थी। आफ्टर ब्रिटिश रूल या फिर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल आने के बाद इंडियन इकोनॉमी कैसी हो गई थी? द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यू की जाती थी इंडिया में, वर कंसर्न्ड मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। तो वो लोग जो भी पॉलिसीज़ बनाते थे वो किस लिए बनाते थे? जिससे कि उनका खुद का प्रोटेक्शन हो सके, उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो प्रमोट हो सके, उनकी होम कंट्री का। हमारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। जो भी काम करते थे किसके लिए करते थे? अपने फ़ायदे के लिए। किसके लिए? अपने फ़ायदे के लिए, इंडिया के लिए वो कुछ भी नहीं करते थे। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया में, उनका क्या मोटिव था कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखें, उसको प्रमोट करें, अपनी होम कंट्री के इंटरेस्ट को, रेदर देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। इकोनॉमी डेवलप हो रही है नहीं हो रही है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ना कभी उन्होंने जीडीपी काउंट की, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखा। केवल किस में लगे रहते थे? अपना अपना करने में, कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो, हमारी इकोनॉमी में सारा कुछ अच्छा हो, उसमें ही उनका इंटरेस्ट था। इंडियन इकोनॉमी में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। सच पॉलिसीज़ brought about a fundamental change in the structure of the Indian economy। तो इन पॉलिसीज़ के कारण इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में बहुत ही बड़ा चेंज आया। क्या चेंज आया? ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू अ नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया जो है वो सप्लायर बन चुका था किसका? रॉ मटेरियल का। एंड कंज्यूमर बन चुका था किसका? फिनिश्ड गुड्स का, फ्रॉम ब्रिटेन। जो कहाँ से आते थे? ब्रिटेन से आते थे। हम उनको खरीदते थे तो किसका फ़ायदा होगा? ब्रिटेन का। और हम कुछ बना नहीं रहे हैं तो किसका लॉस? हमारा लॉस। द कंट्रीज़ ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में हमारी जो ग्रोथ रेट थी, इट वॉज लेस देन 2%। कितनी थी? 2% से भी कम। एंड ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा आउटपुट वॉज ओनली 0.5%। पर कैपिटा इनकम जो थी, पर कैपिटा आउटपुट जो था वो केवल कितना था? 0.5%। बहुत ही कम है। इसमें आप अब सर्वाइव भी नहीं कर सकते, इतना कम है। ठीक, तो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ग्रोथ रेट केवल कितनी थी? 2%। और पर कैपिटा आउटपुट वॉज ओनली 0.5%। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट के समय पर नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता था। उसका एस्टिमेशन बता रहे हैं कि वो लोग करते थे कि नहीं करते थे। तो ब्रिटिशर्स को तो कोई लेना देना था नहीं इंडियन इकोनॉमी से कि वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करें या जीडीपी कैलकुलेट करें। तो वो लोग बिल्कुल भी कोई प्रयास नहीं करते थे कि इंडियन इकोनॉमी की नेशनल इनकम को भी हमें काउंट करना है। The colonial government never made sincere attempt to estimate India's national income and per capita income। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने कभी भी ऐसे प्रयास नहीं किए कि इंडिया की नेशनल इनकम को या पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट किया जा सके, उसको काउंट किया जा सके कि इस समय पर क्या नेशनल इनकम है या इस ईयर की क्या पर कैपिटा इनकम है। उन्होंने कभी सिंसियर अटैम्प्ट्स नहीं किए। देयर वर सम इंडिविजुअल अटैम्प्ट्स, बट कुछ इंडिविजुअल लोग थे जिन्होंने खुद प्रयास किए। किस लिए? नेशनल इनकम को और पर कैपिटा इनकम को मेज़र करने के लिए। तो वो लोग कौन थे? दादा भाई नावरोजी, विलियम डिग्बी, फाइंडले शिराज, VKRV राव एंड RC देसाई। ये कुछ नोटेबल लोगों के नाम हैं जिन्होंने उस समय पर प्रयास किए थे। किस लिए? नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेज़र करने के लिए। ठीक, तो ये नाम याद रखना, पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन लोग थे जिनके थ्रू नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम उस समय पर मेज़र की गई थी। दादा भाई नावरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, VKRV राव एंड RC देसाई। ठीक, अब देखिए उस समय पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था।
India's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. फंडामेंटली हम केवल क्या बन के रह गए थे? एग्रेरियन, यानी कि पूरी तरीके से हम किस पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर। किस पे डिपेंड थे? उस समय पर हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी सेक्टर डेवलप्ड नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने होने ही नहीं दिया। और एग्रीकल्चर में भी हम इतना बेयर मिनिमम कर पाते थे कि केवल अपना पेट भर लें, हमारे पास में कोई सरप्लस नहीं बचता था। ठीक। अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस। 85% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो लोग कहाँ रहते थे? विलेजेस में। एंड लिव्ड ऑन एग्रीकल्चर। किस पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर पे। हाउएवर द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूड टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड डिटेरियोरेशन। पर वो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड तो थे, बट जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वहाँ पे वो पूरी तरह उनको स्टैग्नेशन का, डिटेरियोरेशन का सामना करना पड़ रहा था। यानी एग्रीकल्चर में किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं था। जो एग्रीकल्चर था भी वो भी धीमे धीमे ख़राब होता जा रहा था। एग्रीकल्चरल सेक्टर भी किसकी वजह से? ज़मींदार्स की वजह से। किसकी वजह से? एक ज़मींदारी सिस्टम चलता है जिसके थ्रू ज़मींदार्स ने जो एग्रीकल्चरल सिस्टम था पूरा का पूरा वो ख़राब कर दिया था। देखिए ये स्टेट थी एग्रीकल्चरल सेक्टर की, काम तो कर रहे हैं बट फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। लगान मूवी देखिए, लगान में क्या होता है? वो लोग काम करते हैं और वो लगान मांगने आते, इतना लगान मांग लेते हैं कि उनके पास में बाद में कुछ बचता ही नहीं है। ऐसा ही ब्रिटिश रूल के टाइम पे होता था। देखिए रीजंस फॉर स्टैग्नेशन। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्यों थी उस समय पर, या जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसको स्टैग्नेशन का सामना क्यों करना पड़ रहा था? वहाँ पे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी या ना के बराबर ग्रोथ थी। देखिए तो सबसे पहला है आपका लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसको ही अपन बोलते हैं ज़मींदारी सिस्टम। क्या बोलते हैं? लैंड सेटलमेंट सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? ज़मींदारी सिस्टम। तो इन द ज़मींदारी सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। द प्रॉफिट्स अकरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर वेंट टू द ज़मींदार्स इंस्टेड ऑफ द कल्टिवेटर्स। ज़मीन से या एग्रीकल्चर से जितना भी प्रॉफिट होता था वो किसके पास चला जाता था? ज़मींदार्स के पास। किसके पास चला जाता था? जबकि जाना किसके पास चाहिए? कल्टीवेटर्स यानी फार्मर के पास। कहाँ जाना चाहिए? बट जाता कहाँ था? ज़मींदार्स के पास। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द ज़मींदार्स वॉज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। कल्टीवेटर की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? उसको खाने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उससे ज़मींदार को कोई लेना देना नहीं है। ज़मींदार को केवल क्या करना है? रेंट कलेक्ट करना है और अपना पेट भरना है। और वो जो रेंट लेता भी था उसको एक पैसा भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं करता था। सारा का सारा पैसा अपनी लग्जरीज पे उड़ा देता था। यानी उसने एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी नहीं किया। तो जो ज़मींदार हुआ करते थे वो लोग क्या करते थे? उनका मोटिव क्या था? केवल रेंट कलेक्ट करना। क्या मोटिव था? बाकी जो कल्टीवेटर्स हैं उनसे उसको कोई लेना देना नहीं था। उस समय पर ये 3 टायर सिस्टम हुआ करता था। एक होते थे आपके ज़मींदार्स, ठीक, एक होते थे आपके टिलर्स और एक होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ज़मींदार्स क्या करते थे? टिलर्स से भर भर के रेंट लेते थे। क्या लेते थे? अनइवन रेंट। कैसा? वो जितना उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकें, एज मच एज दे कैन, जितना उनको लूट सकें, जितना उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकें उतना एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। और इसका जो एक फ़िक्स्ड अमाउंट है वो किसको मिलता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ
रेंट। एक हिस्सा किसको मिल रहा है? गवर्नमेंट को। और बाकी के मज़े कौन ले रहा है? ज़मींदार। और उसको कहाँ पे खर्च करता था? अपनी लाइफ की लग्जरीज पर। कहाँ खर्च करता था? बढ़िया गाड़ी घोड़ा बंगला सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर पे उसने एक पैसा भी खर्च नहीं करता था। और जो टिलर्स हैं, टिलर्स यानी कल्टीवेटर्स और फार्मर्स, वो लास्ट में क्या बन के रह जाते थे? लैंड लेस लेबरर्स। क्या बन के रह जाते थे? क्योंकि ना ही उनके पास में लैंड था और जो काम भी करते थे उसके बदले भी उनको कुछ नहीं मिल पाता था। बेयर मिनिमम उनको इतना मिलता था कि वो मुश्किल से सरवाइव कर जाएं, अपने और अपने बच्चों का पेट भर पाएँ। बाकी सरप्लस के नाम पे उनके पास में कुछ भी नहीं बचता था। तो ये सिस्टम हुआ करता था ज़मींदारी सिस्टम। क्या हुआ करता था? ज़मींदारी सिस्टम। इस सिस्टम के कारण हमारा जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरीके से स्टेगनेंट हो चुका था, यानी उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं बची हुई थी कहीं से भी। ठीक, क्लियर? दोबारा बताऊं? देखिए नेक्स्ट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक तो अपना क्या हो गया? ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम के थ्रू उन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था उसको ख़राब कर दिया था। दूसरा है कमर्शियलाइजेशन। जो ब्रिटिशर्स थे वो पहले हम क्या करते थे? फूड क्रॉप्स उगाते थे। क्या उगाते थे? फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स यानी जो खाने वाली फसल होती है। बट ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई थी तो उनको क्या चाहिए उसके लिए? रॉ मटेरियल। तो उनने हमसे क्या बोला? आप फूड क्रॉप्स की जगह क्या उगाएं? कैश क्रॉप्स। क्या उगाएं? तो कैश क्रॉप्स यदि हम कल्टीवेट करेंगे तो उससे किसका फ़ायदा होगा? ब्रिटिशर्स का। किसका फ़ायदा होगा? तो उन्होंने हमें प्यार से समझाया, नहीं माने तो धमकी दे करके समझाया, लालच दिया कि हम तुमको पैसा देंगे, तुम कैश क्रॉप्स कल्टीवेट करो, इंडिगो करो, राइस करो, है ना, शुगर करो, तो कॉटन करो। इससे क्या होगा? उनको अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल मिल जाएगा। वो भी कैसे? चीप रेट्स में, सस्ते में। और उससे वो फिनिश्ड गुड्स बना के वापस कहाँ बेचेंगे? इंडिया में। और इंडिया के लोग फिनिश्ड गुड्स बना नहीं पाएंगे। तो पहले हम यदि फूड क्रॉप्स उगाते थे तो इतना तो था कि हम अपना पेट भर सकते हैं क्योंकि हम अनाज उगा रहे हैं। बट जब हमने कैश क्रॉप्स करना चालू कर दिया तो अनाज भी हमें ख़रीद के खाना पड़ता था, है ना। जो भी अनाज आता है, जो भी फूड क्रॉप्स थी वो भी हमको ख़रीद के खानी पड़ती थी, यानी। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि हमको दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करानी पड़ती थी बिकॉज हमारे यहाँ पे फूड क्रॉप्स होना ही बंद हो गया था। बहुत ही कम मात्रा में होती थी क्योंकि सारे लोग क्या करने लगे थे? कैश क्रॉप्स। उसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। इट इज़ नोन एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है शिफ्टिंग फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स से कहाँ शिफ्ट हो गए थे? कैश क्रॉप्स में। यानी अब सारे लोग क्या उगा रहे थे? कैश क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स उगा रहे थे जो कि इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाता था? ब्रिटेन में। तो उसके बदले हमें पैसा भी मिलता था बट हमें अनाज खरीद के खाना पड़ रहा था। बाहर की कंट्री से हम उसको इम्पोर्ट करा रहे थे जो कि महंगा पड़ता था। तो एक समय ऐसा आया था जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। तो उस समय जो यूएसए है उन्होंने बोल दिया कि यदि आप पाकिस्तान से युद्ध अभी भी कंटिन्यू करते हो तो हम आपको फूड ग्रेन्स भेजना बंद कर देंगे। तो उस समय बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। फिर हमने दोबारा से फूड क्रॉप्स उगाना चालू किया, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर वापस से धीमे धीमे इकॉनमी स्टेबल होने लगी। ठीक। और क्या था उस समय पर? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं था। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। लोगों के पास में नॉलेज नहीं थी, मीन्स नहीं थे, इंसेंटिव्स नहीं थे। किसके लिए? मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। अब मॉडर्नाइजेशन करने के लिए सबसे पहले तो नॉलेज होनी चाहिए, दूसरी चीज़ मीन्स, पैसा होना चाहिए, इंसेंटिव्स होने चाहिए, तभी तो आप मॉडर्नाइजेशन कर पाओगे। ना तो आपके पास में पैसा है ना ही नॉलेज है तो आप मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाएंगे। उस समय पर सारा काम हाथों से होता था। जैसे अभी खेत जोतते हैं ना ट्रैक्टर से, तो पहले बैलों से किया जाता था। हाथ से फसल काटने हार्वेस्टर से कट जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, हाथ से पानी देना पड़ता था। तो उस समय किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी
नहीं थी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिसके कारण कभी कभी फसल सूख जाती थी। नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ जो है वो केवल ना के बराबर। कैसा होता था? फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करते थे तो फसल जो है वो उतनी उपजाऊ नहीं हो पाती थी, कि फर्टिलिटी उसमें कम रहती है। फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं तो उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है फसल की। कोई जानता है खेती वगैरह होती किसी के यहाँ पे? गाँव में होती हो, किसी के यहाँ नहीं होती? तो पता है उसके बारे में? नहीं पता? पता तो देखिए, तो फर्टिलाइज़र्स का भी बिल्कुल ना के बराबर यूज़ होता था। तो हमारा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो इन सारी चीज़ों के कारण क्या था? स्टेगनेंट। क्या था? यानी स्टेगनेशन का सामना कर रहा था, ज़मींदारी सिस्टम के कारण, कमर्शलाइजेशन के कारण, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। तो ये सभी कारण थे किसके 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 रिगार्डिंग? स्टेगनेशन। किसके रिगार्डिंग? तो इन सभी चीज़ों के कारण जो एग्रीकल्चरल सिस्टम था वो स्टेगनेशन का सामना कर रहा था। ठीक। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्या होता है कमर्शलाइजेशन? अभी मैंने बताया था आपको, शिफ्टिंग फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप से कहाँ शिफ्ट हो जाना? कैश क्रॉप्स में। द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट वर always in the need of raw material like cotton, indigo, jute, groundnut, sugarcane, etc. जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको हमेशा रॉ मटेरियल की नीड थी, हमेशा से। कौन से रॉ मटेरियल? लाइक कॉटन, इंडिगो यानी नील, जूट, ग्राउंडनट, शुगरकेन, etc. तो ये सभी क्या है? कमर्शियल क्रॉप्स। क्या है? टू कीप देयर फैक्ट्रीज रनिंग, जिससे कि उनकी फैक्ट्रीज चलती रहे, उनका पेट भरता रहे। बाकी इंडियन इकोनॉमी को क्या हो रहा है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। बाय ऑफरिंग हायर प्राइजेस द इंडियन पीजेंट्स वर अट्रैक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। उन्होंने फिर हमको लालच देना चालू किया। उन्होंने बोला हम तुमको इतने पैसे देंगे, तुम फूड क्रॉप्स नहीं करो, तुम क्या करो? कैश क्रॉप्स करो। क्या करो? तो लोग लालच में आ गए, वो अट्रैक्टेड हो गए, तो उन्होंने कहा चलो अब अपन भी कमर्शियल क्रॉप्स उगाएंगे। उससे पहले उन्होंने कभी क्रॉप्स बेची नहीं थी, क्योंकि तब तो बाटा सिस्टम भी चलता था पहले। तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, और सब लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, तो ऐसा बेचने की ज़रूरत नहीं होती थी। बट जब उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स करना स्टार्ट किया तो उन्हें मार्केट का थोड़ा नॉलेज हुआ, उन्होंने क्रॉप्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। The extent of commercial agriculture went so far as to make many peasants purchase their food requirements from shops in towns. जो एग्रीकल्चर का जो कमर्शलाइजेशन है वो इतना ज़्यादा हो चुका था कि बहुत सारे पीजेंट्स, बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हुआ करते थे जिन्हें अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए दूसरी दुकानों से अनाज खरीदना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि सभी ने अनाज करना बंद कर दिया था, तो अब खुद के खाने के लिए भी तो अनाज चाहिए, तो खाने के लिए भी उन्हें दूसरी शॉप से खरीदना पड़ रहा था। दिस फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्वेंट फेमाइंस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज। उस समय पर ये फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन ना होने के कारण, इसमें गिरावट आने के कारण फेमाइंस आ जाती थी बहुत जल्दी। फेमाइंस का मतलब होता है भुखमरी। तो भुखमरी आ जाती थी क्योंकि कोई उगा ही नहीं रहा है फूड क्रॉप्स, तो खाएंगे क्या? जब खाएंगे नहीं तो क्या होगी? भुखमरी आ जाएगी, फेमाइन आ जाएगी। तो ब्रिटिश डेज पर, यानी जिस समय पर ब्रिटिश हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे, उस समय पे फेमाइंस बहुत ही फ्रिक्वेंट थी। मतलब नॉर्मली, ऐसे बोलते हैं नॉर्मली भुखमरी आ जाना, नॉर्मली कोई भी चीज़ हो जाना, तो बहुत ही फ्रिक्वेंट थी उस समय पर, क्योंकि सभी ने अनाज करना बंद कर दिया था। ग्रोइंग ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स इज कॉल्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फूड क्रॉप्स की जगह पर क्या ग्रो करना? कैश क्रॉप्स। इसे बोलते हैं अपन कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, बहुत अच्छा चैप्टर है, इतना इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, ये तो हो गया अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर की। एग्रीकल्चरल सेक्टर उस समय पर कैसा था और किस कारणों से वो ऐसा बना। अब दूसरा आता है अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या है? इंडिया could not develop a sound industrial base under the colonial rule.
कॉलोनियल रूल के समय पर इंडिया अच्छा इंडस्ट्रियल बेस नहीं बना पाई थी। किसके कारण? ब्रिटिशर्स के कारण। किसके कारण? क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसी पॉलिसीज़ का यूज़ करते थे जिससे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने आप ही गिरता चला गया। इवन द कंट्रीज़ वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ डिक्लाइन। इंडिया की जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी धीमे धीमे ख़त्म होना शुरू हो गई थी, उनका डिके होने लगा था। डिके समझते हो? टूथ डिके, दांत खराब हो जाना। और इंडस्ट्रीज़ का डिके यानी इंडस्ट्रीज़ का ख़राब हो जाना, एक तरीके से नष्ट हो जाना। क्या हो जाना? तो उस समय पर हमारी जो उनके पहले आने से पहले हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो वर्ल्ड फेमस थी। कैसी थी? तो इन लोगों ने क्या किया, हम अपने यहाँ से जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे उस पर इन्होंने हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना चालू कर दी। जब एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होगी तो हमारा प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? कॉस्टली, महंगा हो जाएगा। तो लोगों ने उसकी डिमांड करना कम कर दी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी चीज़ों की डिमांड कम हो गई। डोमेस्टिक लेवल पे कैसे ख़त्म की? उन्होंने अपने यहाँ से प्रोडक्ट मंगा के हमारे यहाँ पे बेचने लगे चीप रेट्स में। कैसे? तो उनके यहाँ से जो प्रोडक्ट आते थे वो कैसे थे? मशीन मेड। कैसे थे? मशीन मेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हैंडीक्राफ्ट से कोई कंपटीशन नहीं होता, बिकॉज हैंडीक्राफ्ट को बनाने में लगती मेहनत, इसलिए वो महंगे होते हैं। जो मशीन मेड होते हैं वो सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई, अपने यहाँ से मंगा के हमारे यहाँ पे चीप रेट्स में बेचने लगे। तो लोगों ने हैंडीक्राफ्ट्स को छोड़ करके उनके प्रोडक्ट्स को ख़रीदना चालू कर दिया। इस तरीके से डोमेस्टिक लेवल पर भी हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो धीमे धीमे डाउन होती चली गई और सबको अपनी दुकान के शटर डालने पड़ गए। ठीक। नो कमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप। उस समय पर इंडिया में कोई भी नया मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस डेवलप करना अलाउ नहीं था, बिकॉज ब्रिटिशर्स करने ही नहीं देते थे, वो खुद ही करते थे। दिस सेक्टर नीडेड मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। इस सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत थी, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत थी, यानी डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस करने की, और साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। बट उस समय पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, ना ही मॉडर्नाइजेशन, ना ही डाइवर्सिफिकेशन और ना ही इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया, जिसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत पीछे रह गया था। ठीक। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रीज़ के नाम पे भी 2-3 इंडस्ट्रीज़ थी, वो भी जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स से उन्होंने बना रखी थी, बाकी कोई भी डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। केवल एक आध तुम्हारी शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, और शायद एक टिस्को टाटा की जो इंडस्ट्री है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, एक वो थी। एक आधी 2 इंडस्ट्रीज़ थी और बाकी कोई हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। तो हमें सुई से लेके एरोप्लेन तक सारा सामान बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता था, बिकॉज हम कुछ बनाते ही नहीं थे। द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज, इसके पीछे प्राइमरी मोटिव क्या था? किसके पीछे? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रीज़ लगाना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हटाना, ख़त्म करना। ठीक। टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेरे एक्सपोर्टर ऑफ इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटेन। इंडिया का उन्होंने स्टेटस जो है वो बिल्कुल क्या बना चुके थे? एक्सपोर्टर बना चुके थे। क्या बना चुके थे? किसका? इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो है, जो ब्रिटेन में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं उनको बनाने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है वो कहाँ से जाता था? इंडिया से। तो इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर बन चुका था। किसका? रॉ मटेरियल का। किसका? जाता कहाँ पे था रॉ मटेरियल? ब्रिटेन में। टू टर्न इंडिया इनटू अ मार्केट फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे ला करके कहाँ पे बेचते थे? इंडिया में। तो इंडिया जो है वो कंज्यूमर बन चुका था। किसका? फिनिश्ड गुड्स का। किसका?
फ्रॉम ब्रिटेन। वो कहाँ से आ रहे थे? नेट एक्सपोर्टर बन चुका था किसका? रॉ मटेरियल का। और इम्पोर्टर बन चुका था या कंज्यूमर बन चुका था किसका? फिनिश्ड गुड्स का। यानी हम अपने यहाँ पे कोई फिनिश्ड गुड्स नहीं बनाते थे। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज लो। उस समय पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल लो थी। एज नो हेल्प वॉज बीइंग प्रोवाइडेड टू दीज इंडस्ट्री, बिकॉज इन इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं की जाती थी। किसके द्वारा? कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। वो तो खुद ही चाहते थे ना कि नष्ट हो जाए, सब कुछ ख़राब हो जाए, तो वो तो कोई हेल्प करने वाले नहीं हैं। और इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले से भी काफ़ी वीक था। कॉलोनियल गवर्नमेंट इन्फोर्स्ड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। बहुत अच्छा पॉइंट है। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या अपनाई? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। क्या अपनाई? डिस्क्रिमिनेटरी। अब देखो, टैरिफ पॉलिसी समझते हो? टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। क्या मतलब होता है? जब हम किसी कंट्री से इंपोर्ट कराते हैं, सामान मंगाते हैं, तो उस पर क्या लगती है? इंपोर्ट ड्यूटी। क्या लगती है? इंपोर्ट ड्यूटी। और जब किसी कंट्री को हम बेचते हैं तो उस पर क्या लगती है? एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्या लगती है? इसको बोलते हैं टैरिफ पॉलिसी। क्या बोलते हैं? और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? पक्षपात। क्या मतलब होता है? पक्षपात और भेदभाव। तो उन्होंने टैरिफ पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेट कर दिया था। क्या कर दिया था? यानी पक्षपात के बेस पे वो टैरिफ पॉलिसी चलाते थे। जैसे कि यदि हमारे यहाँ से कोई फिनिश्ड गुड्स बाहर जाएगा तो उस पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या लगाते थे? यानी उसको इतना महंगा करवा देते थे कि सामने वाला खरीद ही ना पाए। और ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट आते थे उन पे नो इम्पोर्ट ड्यूटी, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। तो जब इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी नहीं तो वो कैसे रहेंगे? सस्ते। सस्ते रहेंगे तो इंडिया वाले किसको खरीदेंगे? उसको ही खरीदेंगे। बिकॉज आदमी क्या चाहता है? सस्ती चीज़ चाहता है ना। अभी अपन को भी कोई 10 रुपये का पेन मिल रहा हो और 20 रुपये का मिल रहा हो, दोनों सेम हो, तो अपन 10 वाला खरीदेंगे 20 वाला खरीदेंगे? 10 का खरीदेंगे, बिकॉज वो सस्ता है। ठीक, बट सस्ते के चक्कर में धोखा नहीं खा जाना। ये देख लेना 20 वाला अच्छा हुआ तो फिर वही खरीदना पड़ेगा। ठीक, तो उस समय पर क्या होता था? जब हम अपने यहाँ से कोई भी फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर क्या लगाते थे? हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्या लगाते थे? और हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट कराते थे तो उस पर नो इम्पोर्ट ड्यूटी। तो वो सस्ते रहते थे। फ्री ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। रॉ मटेरियल पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। अगर वो उस पर लगा देंगे तो उनके लिए महंगा हो जाएगा, तो उस पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे। और वहाँ से जो फिनिश्ड गुड्स आते थे उन पर भी कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं। बस हमारे यहाँ से जो फिनिश्ड गुड्स बाहर जाता था उस पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, जिससे कि वो महंगा हो जाए और लोग उसको ख़रीदना बंद कर दें। तो अपने आप इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ठीक, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट एनफोर्स्ड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी विच अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जो रॉ मटेरियल जाता था उस पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। एंड फ्री इम्पोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया। और ब्रिटेन से जो फाइनल गुड्स या फिनिश्ड गुड्स बन के इंडिया में आता था उस पर भी कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने के कारण, उसके ख़त्म होने के कारण इंडिया में उस समय मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई थी। यानी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और बेरोज़गारी जब बढ़ जाती है तभी भुखमरी होती है, तभी फेमाइन्स आती हैं। तो ये एक मेन रीज़न है उसका कि इंडस्ट्रीज़ जो है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के डिक्लाइन होने के कारण बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी आ गई थी। बिकॉज उनका काम तो वही था, क्राफ्ट्समैनशिप करना, उनको कला करना आती थी। उनका काम क्या हो गया था? बंद। अब वो क्या करें? बेरोज़गारी आ गई। ठीक, द फॉल इन सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स क्रिएटेड अ डिमांड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। तो जो लोकली हम जो गुड्स बनाते थे उनकी सप्लाई क्या हो गई? धीमे धीमे कम हो गई, जिसके कारण जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ गई। और वो ऐसा ही तो चाहते थे, उनको क्या मिल गई? एडवांटेज। क्या मिल गई?
अब उन्होंने और प्रोडक्शन करना चालू कर दिया, नए नए प्रोडक्ट्स बनाने चालू किए और उनको इंडिया में सप्लाई करना चालू कर दिया, बिकॉज इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुके थे। ठीक, समझ आया इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखिए उस समय पर फॉरेन ट्रेड कैसा था। फॉरेन ट्रेड में भी यही चीज़ आती है कि इंटरनेशनल ट्रेड हम जो करते थे, तो यदि हम फिनिश्ड गुड्स बेचते हैं तो क्या लगती है उस पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी। हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी के कारण वो महंगे हो जाते हैं, तो सामने वाला उनको ख़रीदना कम कर देगा। इस तरीके से हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था, जो फॉरेन ट्रेड था, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। इंडिया हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम। पुराने समय से, पुराने टाइम से इंडिया जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन हुआ करता था, यानी इंडिया से बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था, बहुत सारे एक्सपोर्ट्स किए जाते थे। बट द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी परस्यू की जाती थी, उसके कारण हमारा जो फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर है वो बुरी तरीके से अफेक्टेड हो चुका था। कंपोजिशन और इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसकी वॉल्यूम, सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हो चुकी थी। जो भी हम चीज़ें बेचते थे वो उन्होंने महंगी कर दी, तो हम भेज नहीं पा रहे थे। इंडिया से जो फॉरेन ट्रेड का जो वॉल्यूम था वो भी बहुत मात्रा में कम हो चुका था। ठीक, कम हो चुका था, यानी अब हम ज़्यादा फॉरेन ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, तो फॉरेन में हमारी चीज़ों की डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई थी, डाउन हो गई थी। कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ ट्रेड, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। इंडिया क्या बन चुका था, एक्सपोर्टर क्या बन चुका था, किसका, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, यानी कि रॉ मटेरियल। प्राइमरी प्रोडक्ट्स का मतलब यानी कि जैसे कि रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, ETC, ये हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते थे। एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, और हम क्या बन चुके थे, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स, एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी, ETC। तो हम क्या बन चुके थे, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स, एंड नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स जैसे कि कॉटन के, सिल्क के, वूल के कपड़े, कैपिटल गुड्स। तो सारी चीज़ें कहाँ से आती थी, ब्रिटेन से। कहाँ से आती थी, ब्रिटेन से। और रॉ मटेरियल कहाँ जाता था, ब्रिटेन में। तो रॉ मटेरियल पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं, और वहाँ से जो गुड्स इम्पोर्ट होके आ रहा है उस पर भी कोई इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं होती थी। वॉल्यूम इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स वर मोर देन इट्स इम्पोर्ट्स, और हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था वो इम्पोर्ट से ज़्यादा था। रॉ मटेरियल जो है वो ज़्यादा मात्रा में जा रहा है, हमारे से फिनिश्ड गुड्स जो आ रहा है वो कम मात्रा में आ रहा है, यानी कि हमारा ट्रेड वॉल्यूम क्या था, ज़्यादा। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा हो गया, सरप्लस। बैलेंस ऑफ पेमेंट कब सरप्लस होता है, जब सरप्लस जो है वो ज़्यादा हो। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था, जब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट से ज़्यादा हो, तो इस समय क्या हो रहा है, सरप्लस ट्रेड क्या हो रहा है। और यदि इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो तो क्या होगा, डेफिसिट ट्रेड क्या होगा। तो उस समय इंडिया को सरप्लस ट्रेड हो रहा था। क्या हो रहा था, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट। तो अब तुम लोग बोलोगे मैम ये तो अच्छी बात है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट कम हो रहा है। हाँ, ये हमको दिख रहा है कि अच्छी बात है, सरप्लस ट्रेड हो रहा है, बट एक्चुअल में ये अच्छी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि किसका एक्सपोर्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल का। किसका एक्सपोर्ट हो रहा है, फिनिश्ड गुड्स का, कैपिटल गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। तो एक इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो फिनिश्ड गुड्स बनाती ही नहीं है, केवल क्या एक्सपोर्ट करती है, रॉ मटेरियल। तो ये हमारी बैकवर्डनेस को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, कि इंडिया जो है इतनी बैकवर्ड इकोनॉमी है कि वहाँ पे कोई फिनिश्ड गुड्स बनता ही नहीं है। ठीक, तो इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स वर मोर देन इट्स इम्पोर्ट, सो देयर वॉज अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस डायरेक्शन। तो उस समय पर हमारे पास में एक्सपोर्ट सरप्लस ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था। दिस रेफर्स टू द कंट्रीज वी आर ट्रेडिंग विद। ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली ओवर इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो
तो ये चीज़ क्या दिखा रही है कि ब्रिटेन जो है उसने अपनी मोनोपोली बना ली थी। क्या बना ली थी? मोनोपोली। समझते हो? मोनोपोली में जो ट्रेडर होता है वो मार्केट का राजा होता है। क्या होता है? उसको बोलते हैं सिंगल सेलर। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ द मार्केट। बिकॉज उसके पास में जो चीज़ मिल रही है वो चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी, तो वो उसके लिए आपसे कितना भी चार्ज कर सकता है। इसी प्रकार से ब्रिटिशर्स ने उस समय अपनी क्या बना ली थी? मोनोपोली, कि आप केवल हमारे साथ में ही व्यापार करोगे या फिर हम जिनके लिए बताएंगे उनके साथ में व्यापार करोगे और किसी के साथ में नहीं करोगे। तो उनने अपनी मोनोपोली बना ली थी। किसके साथ में? इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के साथ में, कि एक्सपोर्ट कहाँ से होगा, इंपोर्ट कहाँ से होगा, ये सब कौन डिसाइड करेंगे? ब्रिटिशर्स। और ब्रिटेन के साथ में ही ज़्यादातर ट्रेड जो है हमारा 50% से ज़्यादा जो ट्रेड है वो किसके साथ में हुआ करता था? ब्रिटेन के साथ में। बाकी बचा रोम, इटली, इनके साथ में हुआ करता था। ठीक। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज़ ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। 50% से ज़्यादा जो फॉरेन ट्रेड था वो किसके साथ में हुआ करता था? ब्रिटेन के साथ में। वाइल द रेस्ट ऑफ बाकी बचा चाइना के, पर्सिया के साथ में और श्रीलंका के साथ में हुआ करता था। 50% से ज़्यादा किसके साथ में? ब्रिटेन के साथ में। और बाकी बचा चाइना, श्रीलंका और पर्सिया यानी कि ईरान के साथ में हुआ करता था। ठीक। ये डेटा याद रखना पड़ेगा आपको कि हाफ ऑफ द ट्रेड या हाफ से ज़्यादा जो ट्रेड है वो किसके साथ में किया जाता था? ब्रिटेन के साथ में। बाकी बचा चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ में। स्विस कैनल वॉज ओपनड इन 1869। 1869 में इन लोगों ने स्विस कैनल बनाई। क्या बनाई? स्विस कैनल एक सुरंग टाइप की होती, कैनल को सुरंग बोलती है, तो इस एक सुरंग इन्होंने बनाई थी जिससे क्या हुआ, इनकी जो कॉस्ट है और इनका जो टाइम है ट्रांसपोर्टेशन करने में वो कम हो गया था। एंड मेड एक्सेस टू इंडियन मार्केट ईजियर, और जिसके द्वारा इंडियन मार्केट में इनको ईजी एक्सेस मिल गया था, क्योंकि उस सुरंग से सामान बेचते थे। तो इनका टाइम भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है, कॉस्ट भी बच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच रही है और समय भी बच रहा है, जल्दी सामान आ जा रहा है। तो इसके कारण उन्होंने ईजिली इंडियन मार्केट में एक्सेस उनको मिल गया था। किसके कारण? स्विस कैनल। किसके कारण? तो ये लोगों ने किस लिए बनवाई थी? अपने फ़ायदे के लिए। किसके लिए? अपने फ़ायदे के लिए। स्विस कैनल कब आई थी? 1869 में। इन अदर वर्ड्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन मार्केट वॉज नाउ ईजियर, यानी स्विस कैनल आ जाने के कारण इंडियन मार्केट को एक्सप्लॉइट करना, इंडियन मार्केट का शोषण करना अब और ज़्यादा इजी हो गया था उनके लिए, क्योंकि अब वो उनका पैसा भी बच रहा है और समय भी बच रहा है। आसानी से इंडियन मार्केट में एक्सेस कर सकते हैं और हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनको वो एक्सप्लॉइट आसानी से कर सकते हैं। किसके आ जाने के बाद? स्विस कैनल। किसके आ जाने के बाद? स्विस कैनल। कब आई थी स्विस कैनल? 1869। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इंडियन वेल्थ जो है वो धीमे 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 ड्रेन होती जा रही थी, बहती जा रही थी। कैसे? देखो, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड जनरेटेड ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, बट दिस सरप्लस came at a huge cost to the country's economy as it led to the drain of India's wealth. इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था हम लोगों ने अच्छा खासा सरप्लस एक्सपोर्ट किया, बट ये जो सरप्लस था वो एक बड़ी कॉस्ट उसके लिए हमको चुकानी पड़ी। क्या चुकानी पड़ी? कि हमारी जो वेल्थ है वो धीमे धीमे ख़त्म होती जा रही थी। ठीक। जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उसका यूज़ किस लिए किया जाता था? making payments for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain. colonial government के द्वारा ब्रिटेन में एक ऑफिस सेटअप किया गया था, उसके पेमेंट्स करने के लिए हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज़ किया जाता था। कि सरप्लस भी हो रहा है तो उसका फ़ायदा हमको मिल रहा हो। किसको मिल रहा है फ़ायदा? ब्रिटिशर्स को। एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो युद्ध लड़े जाते थे उस पर खर्चा होता था, वो कहाँ से निकाल रहे थे? एक्सपोर्ट सरप्लस से। इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स का जो इम्पोर्ट यानी कि सर्विसेज, बाहर से जो सर्विसेज मंगाई जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके लिए भी किसका यूज़ किया जाता था? हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस का। यानी हमारी जो वेल्थ थी वो धीमे धीमे ख़त्म होती जा रही थी। ठीक।